विदिशा नगर में रहने वाला सुमंत एक होनहार बालक था, परंतु बचपन से ही अनाथ होने के कारण उसने अपने सभी कार्यों और विचारों में बुद्धिमत्ता विकसित कर ली और उसी के सहारे जीवन बिताने लगा। उसका लक्ष्य संपन्नता का जीवन जीना था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका सुप्त स्वभाव भी चपल होता गया। एक दिन वो मिठाई की एक दुकान पर गया। तभी उसने दुकानदार और उसके बेटे की बातचीत सुनी। बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ देर के लिए तुम दुकान संभाल लो। जब तक कोई खास व्यक्ति न आए, मुझे मत जगाना। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद सुमंत दुकान पर पहुंचा और लड़के से बोला, मैं तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा मित्र हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं दुकान से मिठाई का एक डिब्बा ले लूँ। और फिर जवाब का इंतजार किए बिना वो मिठाइयों से भरी एक ट्रेन में से मिठाइयाँ लेकर चखने लगा। दुकानवाला लड़का दुविधाग्रस्त और थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मक्खी है। लड़का दौड़कर अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी पिताजी, मक्खी आया है और मिठाई खा रहा है। मैं क्या करूं? मक्खी कितना खा जाएगी? हर रोज मक्खियां आती ही हैं। मेरी नींद में बाधा मत डालो। बिना आंखें खोले दुकानदार ने खर्राटों के बीच जवाब दिया। सुमंत ने ये सब भी सुना। गर्वित होकर उसने मिठाई की दूसरी ट्रे भी उठा ली और उसमें से लेकर खाना शुरू कर दिया। लड़का पुनः पिता के पास गया और बोला, पिताजी पिताजी, मक्खी अब दूसरी ट्रे को छू रहा है। अब दुकानदार झुंझला गया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे तंग मत करो, जाओ। लड़का परेशान लेकिन चुप था और सुमंत मिठाई के 2 डिब्बे उठाकर खुशी खुशी दुकान से चला गया। वहां से वो कंजूस कनकचंद्र की दुकान पर गया और बोला, बाबूजी, मैं आपको यह मिठाई भेंट करना चाहता हूँ। आप विदिशा नगर के इतने भले आदमी हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास आपको उपहार में देने के लिए इसके सिवाय कुछ नहीं है। कनकचंद्र मिठाइयाँ देखकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। परंतु खाली डिब्बे मुझे वापस चाहिए। सुमंत रुक गया। कोई हर्ज नहीं। कनकचंद्र डिब्बे की नहीं बल्कि मिठाई की कीमत के बारे में सोच रहा था। बोला, कृपया मेरे घर जाइए और मेरी पत्नी से 2 खाली बर्तन देने के लिए कहिए। इन मिठाइयों को उन बर्तनों में भरकर अपने डिब्बे वापस ले जाइए। उसकी दुकान मकान की ड्योढ़ी पर थी। उसने सुमंत को रसोई घर का रास्ता दिखा दिया, जहां उसकी पत्नी दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थी। सुमंत उसकी पत्नी के पास पहुंचा और बोला, बहन जी, बाबूजी ने मुझे आपसे सोने के 2 सिक्के लेने के लिए कहा है। यह उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। अविश्वास कर उसने सोने के सिक्के देने से इनकार कर दिया। तब सुमंत ने रसोई घर से ही कनकचंद को चिल्लाकर कहा, बाबूजी, आपने जो देने के लिए कहा था, बहन जी उसे देने से इनकार कर रही हैं। कनकचंद उस समय किसी अन्य ग्राहक से सौदा कर रहा था। वो अपनी पत्नी की अवज्ञा पर बहुत नाराज हो गया। वो चिल्लाकर पत्नी से बोला, सुमंत जो कुछ मांग रहा है उसे दे दो। महिला ने अनिच्छा से सोने के 2 सिक्के दे दिए और सुमंत कनकचंद के लिए मिठाई के डिब्बे छोड़कर और उनकी पत्नी को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अब वो नगर के बाहरी इलाके में गया। सोने का एक सिक्का उसने एक झाड़ी के नीचे जमीन में गाड़ दिया और एक छड़ी लेकर उसके पास बैठ गया। जैसे ही उसने समीप आते एक घोड़े की पदचाप सुनी, वो अपनी छड़ी से झाड़ी के चारों ओर कुछ इशारा करने लगा। घुड़सवार एक सैनिक था और जब उसने सुमंत को कुछ अजीब हरकत करते देखा तो घोड़े से उतरकर उससे पूछा, नौजवान, ये तुम क्या कर रहे हो? महोदय, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। ये जादुई छड़ी हर शाम मुझे उस झाड़ी तक ले जाती है जहाँ कोई खजाना गड़ा होता है। आज यह मुझे यहाँ ले आई है और मैं खजाना निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सैनिक उसकी बात से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। सुमंत ने शांत भाव से कहा, महोदय, आप स्वयं इसकी परीक्षा कर सकते हैं। सैनिक झाड़ी के आसपास खुदाई करने लगा और खुदाई में वो सोने का सिक्का देखकर हैरान रह गया। उसने मुड़कर सुमंत की ओर देखा और बोला, आप महान हैं। मुझे आपकी जादुई छड़ी चाहिए। सुमंत ने नाटक किया, महोदय, मैं इसे नहीं दे सकता। यह मेरी जिंदगी है। अब सैनिक ने सौदेबाजी शुरू कर दी, मैं इसे मुफ्त में नहीं ले रहा हूँ। मैं इसके बदले अपना शानदार घोड़ा आपको दे दूंगा। कृपया ये छड़ी मुझे दे दीजिए।
सुमंत अब भी अड़ा रहा, नहीं श्रीमान, यह छड़ी घोड़े से अधिक मूल्यवान है। मैं इससे हर शाम सोने का सिक्का ले सकता हूँ। अब सैनिक उससे कड़ाई से पेश आया, यदि तुम छड़ी नहीं दोगे तो तुम्हें 100 कोड़े लगेंगे। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि तुम जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। सुमंत ने ऐसा नाटक किया जैसे वो घोड़े के बदले मजबूरी में छड़ी दे रहा हो। वो खुशी खुशी घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अब वो अगले गांव पहुंचा और स्थानीय मुखिया के घर गया। वो बहुत शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति था। उसके पास घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल था। सुमंत ने उससे निवेदन किया, श्रीमान, मैं एक यात्री हूँ। अंधेरा हो रहा है और मेरे घोड़े को विश्राम की आवश्यकता है। क्या आप केवल आज रात्रि के लिए मेरे घोड़े को अपने अस्तबल में आराम करने की इजाज़त देंगे? मैं स्वयं तो कहीं भी रात बिता लूंगा। मुखिया राजी हो गया। उसने सुमंत के लिए अलग से सोने की व्यवस्था कर दी और घोड़े को अस्तबल में बंधवा दिया। प्रातःकाल में वो मुखिया के पास गया और बोला, श्रीमान, क्या आप कुछ मिनट के लिए मुझे एक छलनी उधार दे सकते हैं? मुखिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुमंत के पास ऐसा कुछ भी न था जिसे वह छान सके, परंतु उसने छलनी दे दी और अपने एक विश्वस्त नौकर को कहा कि छिपकर सुमंत का पीछा करे और देखे कि वो क्या करने वाला है। सुमंत ने घोड़े को उसकी लीद के साथ अस्तबल से बाहर निकाला और एक अलग कमरे में जाकर उसे अंदर से बंद कर लिया। उसे मालूम था कि मुखिया का नौकर उसका पीछा कर रहा था। अस्तबल से लीद बटोरते समय सुमंत ने चुपके से उसमें सोने का एक सिक्का डाल दिया था। फिर कमरे में यह सुनिश्चित करने के बाद कि नौकर उसे आसानी से देख सके, उसने लीद को छानना शुरू किया और जैसे उसे वह सोने का सिक्का लीद में से मिला हो, उसने सिक्के को साफ किया और खिड़की में से छनकर आती धूप में ध्यान से देखा। फिर उस सिक्के को उसने जेब में डाला और दरवाजा खोल दिया। नौकर ने यह सब देखा तो दौड़कर मुखिया के पास गया और सब कुछ बता दिया। अब मुखिया को लालच आ गया। उसने सुमंत को बुलाया और बोला, मुझे अपने घोड़े के बारे में बताओ। मैं केवल सच जानना चाहता हूँ। सुमंत ने ऐसा जताया जैसे वो बहुत डरा हुआ हो और बोला, श्रीमान जी, यह एक जादुई शक्ति वाला घोड़ा है। मैंने एक महात्मा की सेवा की थी, उसी के पुरस्कार स्वरूप उन्होंने ये घोड़ा मुझे दिया था। प्रतिदिन सुबह इसकी लीद के साथ सोने का एक सिक्का मिलता है। मुखिया उसकी बातों में आ गया और बोला, मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा, तुम ये घोड़ा मुझे दे दो। हमेशा की तरह सुमंत ने नाटक किया और जब मुखिया ने उसे पीटने की धमकी दी तो उसने वो घोड़ा उसे दे दिया। सोने के 100 सिक्के लेकर वो वहां से चल पड़ा। सुमंत अगले गांव पहुंचा और उस रात वो एक वृद्ध दंपति के घर ठहरा। उसकी पैनी दृष्टि ने देखा कि उन दंपति के पास फिर से जवान बना देने वाली दवाइयों और जड़ी बूटियों का विशाल भंडार था। अगली सुबह वो जंगल में गया तो उसने एक झोपड़ी में रहने वाली एक वृद्धा और उसकी पोती को देखा। उसने वृद्धा को आवाज दी और कहा, मैं तुम दोनों को सोने का एक एक सिक्का दूंगा, यदि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहूँ। सोने के सिक्कों के लालच में वे दोनों राजी हो गई। अब वह हाथ में एक बोतल लेकर पुनः वृद्ध दंपति के पास लौटा। वृद्ध ने उत्सुकतावश पूछा, इस बोतल में क्या है? उसने कहा, श्रीमान जी, यह एक विशेष औषधि है जो मुझे हिमालय से प्राप्त हुई है। यदि आप इसका उपयोग करें और विशेष उपचार कराएं तो आप भी जवान हो जाएंगे। वृद्ध दंपति की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, इस औषधि के चमत्कारी होने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य सोने के 100 सिक्के हैं और मैं आपको इसका प्रमाण दिखा सकता हूँ। मेरे साथ आइए। सुमंत उन्हें जंगल में उसी वृद्ध स्त्री के घर ले गया। वृद्धा उस समय अपने बगीचे की सफाई कर रही थी। सुमंत ने दंपति को वो बूढ़ी औरत दिखा दी और उनसे बाहर ही प्रतीक्षा करने को कहा। उसने कहा, मेरी औषधि और उपचार से यह बूढ़ी औरत जवान हो जाएगी। आप देखते रहें। वो बूढ़ी स्त्री को पर्दे के पीछे ले गया और उसे सोने का एक सिक्का दिया। वो पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। उसी दरवाजे से उसकी पोती अंदर आई और पर्दे से बाहर निकलकर फिर सफाई में जुट गई। वो अपनी दादी के जैसी पोशाक पहने हुए थी। ये सब देखकर वृद्ध दंपति चकमा खा गए। वृद्ध बोला, तुम 100 सिक्के अभी लो और मुझे जवान बना दो। सुमंत वृद्ध को पर्दे के पीछे ले गया और उसे बेहोशी की दवा दे दी।
वो बाहर आया और उसकी बुढ़िया पत्नी से बोला, आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। आपके पति बहुत बड़े हैं और उन्हें जवान बनने में कुछ घंटे और लगेंगे। आपको औषधि मैं कल दूंगा। वृद्धा इससे संतुष्ट नहीं हुई और बोली, नहीं, तुम औषधि मुझे इसी समय दो। यदि मेरे पति मुझसे पहले जवान बन गए तो मुझे अब भी बूढ़ी देखकर इस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। उसने भी सोने के 100 सिक्के देने का प्रस्ताव किया। सुमंत उसे एक दूसरे कमरे में ले गया और पर्दे के पीछे उसे भी बेहोश करने वाली दवा दे दी। अब उसने उस लड़की को सोने का एक सिक्का दिया जो बाहर सफाई का कार्य कर रही थी। ये सब करके वो वहां से चला गया। वृद्धा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी, परंतु सुमंत की ठगी की कहानियों को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा और पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। राजा भी अशांत हो गया और जल्दी से जल्दी उसे पकड़ने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। अंत में एक योजना सफल हुई और सुमंत पकड़ा गया। राजा ने कहा, तुम एक शातिर ठग हो और तुम्हें सजा मिलेगी। उसने एक सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, इस दुष्ट ठग को एक बोरे में बंद कर दो ताकि यह भाग न सके और सूर्यास्त होने के बाद इसे घाटी में फेंक दो। सैनिकों ने उसे एक बोरे में बंद कर दिया, लेकिन सूर्यास्त होने में अभी काफी समय था, इसलिए उसे एक पेड़ के पास ये सोचकर छोड़ गए कि शाम को वापस आकर उसे घाटी में फेंक देंगे। बोरे में बंद सुमंत अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। उसी समय उसने एक हाथी के अपने समीप आने की पदचाप सुनी। वो चिल्लाने लगा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मेरी मदद करो। मैं राजा नहीं बनना चाहता, मेरी मदद करो। और अपनी पूरी ताकत से बोरे में हिलने लगा। हिलता हुआ बोरा और उसमें से चीखने की आवाज़ सुनकर हाथी पर सवार आदमी नीचे उतरा। उसने बोरा खोल दिया। बोरे से बाहर आकर सुमंत एक नई कहानी सुनाने लगा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, श्रीमान। इस राज्य के राजा के कोई संतान नहीं है और अपने उत्तराधिकारी को लेकर राजा चिंतित रहते हैं। आज सुबह राजा के हाथी ने अपनी सूंड से मुझे छुआ और इसे अच्छा शगुन मानते हुए राजा ने यह निश्चय किया है कि वे मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं एक साधारण आदमी हूँ और अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। जब मैंने इनकार कर दिया तो जब तक मैं उनकी बात मान न जाऊं तब तक के लिए मुझे यह सजा दी है। वो अजनबी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, यदि आप सहमत हो जाएं तो मैं यह अवसर लेना चाहूँगा। मुझे राजा बनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। क्या हम अपने स्थान बदल सकते हैं? हमेशा की तरह सुमंत ने ऐसा जताया जैसे वो अनिच्छा से यह स्वीकार कर रहा हो। सुमंत हाथी लेकर चला गया और अजनबी बोरे में बंद हो गया। शाम हो जाने पर सैनिक वहां आए और बोरे में से निकलती चीख को अनसुनी करते हुए उन्होंने उसे घाटी में धकेल दिया। अगले दिन सुमंत हाथी पर बैठकर नगर में आया। अरे सुमंत, तुम अभी जीवित हो? हर व्यक्ति और राजा भी अचंभित था। सुमंत ने जवाब दिया, राजाधिराज, जब मुझे ऊपर से धकेल दिया गया और मैं घाटी में गिरा तो वहां मैंने एक अति सुंदर राज्य देखा। उस राज्य की राजधानी अलकावती है। वो आपकी इस राजधानी से 100 गुना बड़ी है। लोग घरों में सोने चांदी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। हीरे तथा अन्य कीमती रत्न पेड़ पर उगते हैं। वहां पर साधारण व्यक्ति का भी महल जैसा मकान है, परंतु उनका कोई राजा नहीं है। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे राजा चुन लिया और मैं आप सब लोगों को अपने राज्याभिषेक के अवसर पर निमंत्रण देने के लिए यहाँ आया हूँ। राजन, मैं आप ही के कारण वहां पहुंचा हूँ, इसलिए आपको तो आना ही होगा। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सुमंत, मुझे तुम पर दया आती है। तुम इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, परंतु दुर्भाग्यवश तुम अपनी सारी चतुराई गलत कामों के लिए उपयोग करते हो। तुमने अपनी बुद्धि से कई लोगों को ठगा होगा, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया होगा। तुमने अपना नाम मक्खी बताया, परंतु दुकानदार ने इसकी पुष्टि करने की तकलीफ नहीं उठाई क्योंकि वो आलसी था। उस कंजूस ने अपनी पत्नी को निर्देश देते समय बर्तन शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो मिठाई और व्यवसाय दोनों चाहता था। उस सैनिक और मुखिया दोनों ने आसान कमाई के लालच में तुम्हारी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया। वृद्ध दंपति ने भरोसा किया कि ऐसी कोई औषधि होती है और यह भूल गए कि वृद्धावस्था एक प्राकृतिक नियम है। जो आदमी बोरे के अंदर चला गया, वह भी राजा बनने के लालच में ही गया। सुमंत,
तुमने मुझे भी यह कहकर ललचाने का प्रयास किया कि अलकावती मेरी राजधानी से अधिक संपन्न और भव्य है, परंतु मैं जानता हूँ कि घाटी में कोई अलकावती नहीं है। सुमंत, बुद्धि ईश्वर की देन होती है और तुम्हें उसका उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए। एक राजा के रूप में मैं तुम्हारे सभी खेल समझ चुका हूँ। मैं तुम्हें केवल यह सलाह देता हूँ कि अपनी बुद्धि का सही कामों के लिए इस्तेमाल करो, जिससे तुम सचमुच एक राजा बन सको। लोगों को हमेशा धोखा नहीं दिया जा सकता। सुमंत अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया और कुछ ही समय में वह राजा का सबसे विश्वस्त और होशियार मंत्री बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।